इस सहाफ़ी ने इतने-इतने पैसे और इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसमें आपका भी नाम था। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मुश्किलात हमें रहीं। मैंने किताब लिखी गद्दार कौन, उन्होंने उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलो भाई साहब, जहाँ खबर लाने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, प्लेयर से मिलना पड़ता है, वहीं कुछ नादीदा क़ुव्वतों से भी मुलाकातें, क़ुरबतें, यारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि उसकी टाँग पे टैटू बना हुआ है, तो आप वो भी पूछ रहे हैं। फिर वो अपने बेड से सो के उठी हुई है, तो आप वो भी दिखा रहे हैं। ये व्यूज़ लेने के लिए करते हैं आप? तो मैं उस बंदे का कोई एजेंट नहीं होता, मैं पब्लिक का एजेंट हूँ। वीगो डाला की इस्तिलाह बड़ी मशहूर है। शिमाली इलाका जात की सैर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो। अ, कैसी मुश्किल आप पे कभी हुआ कि किसी ने आपको उठाया हो और बहुत दूर ले गए हों? सिलवटे साहब, आपने लिखा कि अभी जो करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, यानी जनरल आसिम मुनीर, ये जनरल बाजवा से बहुत मुख्तलिफ है। जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा से किस तरह मुख्तलिफ हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, शायद किसी न किसी शक्ल में पहले जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उनके थे, उनके साथ हो रहा था। मियाँ नवाज़ शरीफ पनामा में नाअहल कर दिए गए, इकामे रखने। तो आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप समझते हैं जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड, बिल्कुल गलत हो रहा है। जब किसी एक से मिल रहे होते हैं, तो दूसरा नाराज़ नहीं होता? मैं नवाज़ शरीफ साहब से भी लंदन में मिला, मैंने जाके उनसे कहा कि आप इंतकाम का दायरा बंद करें। उस दिन से वो मेरे से नाराज़ हैं। दिसंबर में आप सियासी बाजी पलटती भी देख रहे हैं? ये जो जजों ने काम शुरू कर दिया ना कि तौहीन अदालत की सज़ा में किसी सहाफ़ी ने चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर रखा हुआ है, किसी की चुड़ैल है। आपके पास क्या है जो खबर लेके आता है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। जिस तरह एक मुसन्निफ़ की किताब उसके इंतसाब के बगैर अधूरी-अधूरी होती है, हमारा आज का पॉडकास्ट अगर ना होता तो आरटीएस भी शायद नामुकम्मल होता। आज का पॉडकास्ट नहायत अहम है इस एतबार से कि जब से मैंने जर्नलिज्म में आँख खोली है, जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनको बड़े करीब से वॉच किया है। इनकी क्वेश्चन फ्रेमिंग से लेके इनकी किताबों के पढ़ने तक, इनकी कॉलम्स को गौर से देखने तक, कातिल कौन, गद्दार कौन, फिर छोटे सूबे पंजाब से नाराज़ क्यों, अदलिया के उरूज व ज़वाल की दास्तान तक। इनके इंटरव्यूज़ की अगर बात की जाए तो चोटी के सियासतदानों से लेकर फ़नकारों तक, फ़नकारों से लेकर सनतकारों तक, अगर उन इंटरव्यूज़ को कंपाइल किया जाए तो मेरा ख़्याल उन इंडिविजुअल्स की जो बायोग्राफ़ी है वो लिखी जा सकती है। वी हैव नन अदर देन सुहेल वड़ाइच साहब विद अस। तो अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी माशाल्लाह, आपसे हमेशा मिलके खुशी होती है। आपकी यूथफुलनेस और फिर आपके अंदर जर्नलिज्म का एक जो शोला है, वो मुझे भड़कता नज़र आता सर है। लाइकवाइज इट्स एन ऑनर सर, इट्स एन ऑनर। आज के पॉडकास्ट का एजेंडा मैं क्विकली आपके सामने रख दूं। जी, हमारा ये पॉडकास्ट या ये नशस्त उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया में आना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। मेरे जैसे उन लोगों के लिए भी है जो जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मखमसे का शिकार रहते हैं। फिर उन लोगों के लिए भी है जिनको हम सादा पाकिस्तानी कहते हैं, आम आवाम। और उनके लिए भी है जो सियासत में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और खुद सियासतदान भी हैं, वो सनतकार भी हैं, इवन शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद सुहेल वड़ाइच साहब, आपने इब्तदा कहाँ से की? किस जर्नलिज़्म में जब आए तो किस इदारे से आए? तनख्वाह कितनी थी? और अगर कंपैरिज़न करें आज से तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए जी, मैं जर्नलिज्म में तो हादसाती तौर पर आया हूँ। मैं तो जो पढ़ाई कर रहा था, मैंने अंग्रेज़ी अदब पढ़ा मास्टर्स में, और फिर उसके बाद मेरी फैमिली का और मेरा ख्याल था कि मुकाबले का इम्तिहान देंगे। लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि नहीं, उससे पहले ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स के लिए आप अखबार में नौकरी करें। तो इस हवाले से मैं अखबार के दफ्तर गया, और बस फिर मेरा दिल इतना लगा कि फिर मैंने ना मुकाबले का इम्तिहान दिया, ना कभी ये सोचा कि मैंने कुछ और करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किस्मत जहाँ हमें ले आई है, हुँ, तो बस वो कहते हैं ना, मुझे लगा कि दिस इज़ माय कप ऑफ टी। हुँ, तो पहली तनख्वाह मैं अप्रेंटिस के तौर पे, सबसे पहली मैंने जॉब की उस वक्त 1500 रुपये माहाना जो है वो अप्रेंटिस की होती थी। और जब मैं रेगुलर हो गया, विद इन 3 मंथ्स ही मैं रेगुलर हो गया, तो उस ज़माने में बहुत तनख्वाह होती थी, वो 3300 रुपया होती थी हुँ। रेगुलर की। तो हम तो शादां व फरहां होते थे।
क्योंकि लेक्चरर की तनख्वाह उससे कम होती थी उस ज़माने में, और पैसे ख़त्म ही नहीं होते थे। पेट्रोल भी गाड़ी में डलवा देते थे, जाके पीसी भी अब महीने में एक आधा खाना खा लेते थे, लेकिन इसके बावजूद चल बहुत अच्छी तनख्वाह थी। और ये किस दौर की बात कर रहे हैं? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1986। मैं 85 दिसंबर से मैंने शुरू किया। और उन दिनों सेलुलर फोन भी नहीं होता था ना, सेलुलर फोन भी नहीं होता कि था, आपकी वही तनख्वाह दफ्तरों का में। आधा हिस्सा आपके फोन के लोड में जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, फोन तो उस वक्त नहीं होता था, दफ्तरों में फोन हम्म, होते थे, और जो ऑपरेटर होता था हम्म, वो सबसे अहम आदमी होता था, क्योंकि उसने काले में ला के देनी होती हम्म, हम्म। थी। तो इसका मतलब बड़ी हम्बल सी बिगिनिंग थी, 1500 रुपये तनख्वाह के साथ। और अब जब आप माजी में जाके देखते हैं तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, मैं उस वक्त भी बहुत मुतमईन था, और आज भी गैर मुतमईन नहीं हूँ। हम्म, तो तनख्वाहें वगैरह तो होता है कि क्या उससे कंटेंटमेंट है या नहीं। हम्म। उस वक्त भी कंटेंटमेंट थी, अब बहुत है, तब भी कंटेंटमेंट है। किस बात ने बहुत अट्रैक्ट किया मीडिया में? आप बता रहे हैं ना कि आप तो शायद बाबू बनना चाहते थे या ब्यूरोक्रेसी में नहीं, आना मैं चाहते असल थे। में ये तो इंसान को, हमारे यहाँ चूंकि ना कोई कैरियर काउंसलिंग है, हम्म, ना उस वक्त इतना शऊर था, ना कैरियर्स इतने ज़्यादा थे, तो हमें तो बचपन से यही सिखाया गया था कि आपने डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टरी के नंबर ना आए, तो फिर बीएससी कर ली, बीएस में भी फेल हो गए, फिर एमए कर लिया, तो अब एक ही कैरियर रह गया था कि अफसर बन जाए। तो फिर, लेकिन मुझे, जब मैं गया तो मुझे पता चला कि नहीं, मुझे तो आई एम कट फॉर दिस जॉब। क्योंकि मैं अपने, जब एफसी कॉलेज था तो मैं फोलियो का एडिटर था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा था तो हमारा रिसाला होता था ज़ियाबार, मैं उसका एडिटर था। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो उसका अंग्रेज़ी रिसाला था स्पेक्ट्रम, मैं उसका एडिटर था। इससे पहले स्कूल में चले जाएं तो मैं सारी लिटरेरी एक्टिविटीज़ में एक्टिव होता था। तो एक ट्रेनिंग मेरी ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि ये ट्रेनिंग जो है ये दरअसल जर्नलिज्म की हो रही है। कुदरत या दस्ते गैब जो है हम्म, वो आपको कहीं ना कहीं तो सिखा रहा होता है ना। तो बज़ाहिर मैं ज़िंदगी में फेल हो रहा था, और टामक टोइयाँ मार रहा था, कभी डॉक्टर बनने की, कभी कुछ करने की, लेकिन तकदीर रास्ता कहीं और का दिखा रही थी, और तकदीर वहाँ ले और आई। इस शोबे को भी शायद आप जैसे इंडिविजुअल की जरूरत थी। बस हमारी तो देखो बड़ी हम्बल सी बिगिनिंग है, हम्बल ही रहना चाहते हैं, हम्बल ही कंट्रीब्यूशन है अपनी। ग्रेट। बट ये सुहेल बड़ाई साहब, ये पैशन है या पैशन, प्रोफेशन है? पैशन और प्रोफेशन जब मिल जाए, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पैशन भी यही है और मेरा प्रोफेशन भी है। मैं सोता भी इसी में हूँ, मैं जागता भी इसी में। हमें बहुत से लोग मिलते हैं, उनको मीडिया की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है कि आप टीवी पे आ रहे हैं, आपकी से है सोसाइटी के अंदर, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, थाने कचहरी का काम हो रहा है। कुछ लोग इस तरह की इंस्पिरेशन लेके भी आते लेकिन हैं। जब हम आए थे ना, तो ये फकीरी थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, कोई चकाचौंध नहीं है। उस वक्त तो यही था कि क्या आप सोसाइटी में इसके ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो हम्म, उस वक्त तो यही नीयत थी, और दरमियान में कई दफ़ा मैंने ये सोचा कि जब सोसाइटी में जो दूसरे लोग थे हमारे जैसे, तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए, ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी के लोग, पुलिस के लोग या दूसरे, तो कई दफ़ा सोच आती थी कि कहीं गलती तो नहीं की। लेकिन फिर हमेशा खुद ही ये फैसला करते थे सोच के कि नहीं, जो फैसला किया दिल के करीब है और दिमाग के भी करीब है, तो यही ठीक है। और अगर कुछ ज़िंदगी में मिलना है तो इसी में मिल जाएगा, अगर किस्मत में नहीं है, मलंगी है, फकीरी है, तो ठीक है, यही ठीक। सर यू आर वन इन मिलियंस। आप जैसे लोग तो बहुत सौ में कोई इक्का दुक्का होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नए आने वालों को मशवरा देंगे कि इस फील्ड में आना चाहिए? नहीं, मैं पहले तो ये नहीं समझता कि कोई डिफरेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर दोनों तरह के जज्बात होते हैं, लालच भी होती है, कंटेंटमेंट भी होती है। सवाल यह है कि आपने किसको सुलाना है, किसको जगाना है। ठीक है। हम्म, तो अगर आप उस जिस जज्बे को जगा लें, हम्म, वो हावी हो जाता है, फिर आपका वही लाइफस्टाइल बन जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो है ना, अगर आपका पैशन है तो फिर आए। हम्म, पैशन भी हो और प्रोफेशन भी हो, तो फिर ये है कि आपको किताबें पढ़ना बुरा नहीं लगता, आपको अखबारें पढ़ना बुरा नहीं लगता। अब हर रोज़ हम में से हर जो जर्नलिस्ट है जिसने पेस रखनी है अपनी जर्नलिज्म की, उसको 2-2.5 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते हैं। ट्रू। फिर उसने खबरों पे नज़र रखनी है, फिर उसने इवेंट्स पे नज़र रखनी है,
फिर आपने, ये तो सिर्फ न्यूज़ है, फिर अपनी इंटेलेक्चुअल परसूट्स भी हैं उसके, कि अगर उसने टेलीविजन पे बैठ के बात करनी है, उसने कुछ लिखना है, तो उसके अंदर कुछ जाएगा तो लिखेगा ना। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए आपको दूसरा नॉलेज लेना पड़ता है। तो ये एक फुल टाइम जॉब है, ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने पढ़ के आ गए तो बस फिर सारी ज़िंदगी उसी पढ़ाई पे गुजारा करना है। ये तो एवरीडे गेम है। आज आप अच्छा नहीं बोले तो आप आउट। इट्स अ लाइफस्टाइल। इट्स ए लाइफस्टाइल, और ये हर रोज का कंपटीशन है। ये नहीं है कि भाई आप अगर एक हफ्ता टाबक टोइयां मारे तो अगली दफा आपके चैनल वालों ने कहना भाईजान जरा मेहरबानी करें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम और फिर कर देंगे। फिर सिंपल इज दैट। बहुत कंपेटिटिव है, competitive है। लाइन में लगे हुए लोग, जी, तू नहीं और सही और नहीं और सही। जी। सुहेल भाई साहब, बहुत से लोग आते हैं और वो ये पूछते हैं कि यार आपकी तनख्वाह कितनी है। आई मीन वो देखते हैं कि फलां के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, फलां बहुत बड़े विला में रहता है। खासतौर पर डिजिटल मीडिया आने के बाद, जब से हम देख रहे हैं, लोगों के घर देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद मीडिया वालों के पास बहुत पैसा होता है। इज इट ट्रू? नहीं, देखिए पैसा कैसे आता है, सवाल यह है कि मुझे 39 ईयर्स हो गए। मैंने जैसे बताया 1500 रुपये से स्टार्ट लिया, और कोई जंप नहीं है जिंदगी में। लोगों को जंप मिलते हैं, मुझे कोई नहीं मिला। मैं तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ा हूँ। पहले मैं अप्रेंटिस था, फिर सब एडिटर हुआ, फिर रिपोर्टर हुआ, फिर कई साल रिपोर्टिंग की, फिर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना, फिर एडिटर बना, फिर सीनियर एडिटर बना, और अब फुल टाइम अखबार का एडिटर हूँ। तो वो जितनी सीढ़ियाँ थीं वो सारी मुझे एक एक करके चढ़नी पड़ी हैं। और जाहिर है जब आप प्राइम पे जाते हैं, सबसे ऊपरी सीढ़ी पे जाते हैं, तो तनख्वाह भी होगी, स्टेटस भी होगा, ज़िंदगी में कंफर्ट भी आएगी। कौन सा शोबा है, मसलन एक बैंकर है, वो भी इसी तरह जब बैंक का हेड बनता है तो उसकी कितनी तनख्वाह होती है, करोड़ों में। जब इसी तरह कोई किसी शोबे का हेड होता है तो वो भी लाखों करोड़ों में लेता है। हम चूंकि अवाम में से हैं, साइकिल सवार थे या वैगन सवार थे, तो इसलिए शायद लोगों को चुपता भी होगा कि ये साइकिल सवार जो हैं ये अब गाड़ियों पे का सवार हो गए हैं। भाई सवाल ये है कि 40 साल के सफ़र की सबूतें भी देखें, एक एक स्टेप भी देखें। और दूसरा ये है कि ये तनख्वाह कोई हमें खैरात में नहीं दे रहा, ये तनख्वाह हम कमा रहे हैं। जब हम टीवी पे, अखबार में, किताबों में कुछ लिखते हैं और लोग उसको पढ़ के उस अदारे को जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, जिसके लिए लिख रहे होते हैं, वो उसको कुछ पैसे देते हैं, तो उसमें से हमें कुछ मिलता है। तो बुनियादी तौर पर ये नहीं है कि हमें कोई हुकूमत तनख्वाह दे रही है और कुछ नाजायज़ दे रही है। भाई जो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें मिलता है। मैं चंद दिन पहले एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था, बड़े नामी गिरामी है, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम। वो कहते हैं मैं महीने का 1.5 करोड़ रुपया कमाता हूँ। 1.5 करोड़ रुपए आमदन, किसी की 50 लाख रुपए आमदन है, कोई 75 लाख ले रहा है। आपकी आमदन कितनी है? आई मीन तनख्वाह कितनी है आपकी? नहीं, मेरी तो खैर इतनी नहीं है, मुझे भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें होती रहती हैं। लेकिन एक तो मुझे ये पता है कि ये इस तरह की जो तनख्वाहें हैं ये कोई लंबी नहीं होती, ये फिर ऊपर नीचे जाती हैं। ऐसे अदारों में आप चले जाते हैं जहाँ वो अदारे बंद हो जाते हैं। तो मैं चूँकि एक अदारे में मुसलसल काम कर रहा हूँ, उसमें आहिस्ता 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 जितनी तनख्वाह बढ़ी है आ, वो वही मुझे मिल रही है। और जाहिर है वो बड़ी माकूल है, और वो है लाखों में है। अच्छा, आप समझे 25 लाख है। 25 लाख है। और मरात उसके अलावा? गाड़ी, मरात कोई ख़ास नहीं होती, बस मेडिकल होता है और पेट्रोल होता है। शोफर्स, गाड़ी नहीं नहीं, कुछ और ये नहीं सब कुछ। और कुछ नहीं होता। तो सुहेल भट्टाचार्य साहब, फिर जंप किन लोगों को मिलते हैं, या जैकपॉट किन लोगों के लगते हैं मीडिया में, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मीडिया, जो करोड़ों, 1.5 तो करोड़, हमारा 2 तो करोड़ लगा में नहीं, जाते हम हैं क्या सर। बता सकते हैं। ये तो उनसे पूछे ना कैसे लगता है। हमने देखा है कि किसी को पूरे के पूरे, आई मीन एनएलसी के ठेके भी मिल गए, किसी को झील के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और वहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं। अच्छा, फॉर्म हाउसेस बड़े बड़े देखते हैं। आई मीन हम तो बड़ा देख के मैं- अट्रैक्ट होते हैं, और लोग भी हमसे पूछते हैं यार आपके पास कहाँ फॉर्म हाउस है। चले अल्लाह उनको नसीब करे। मतलब क्या कहेंगे, क्या ये,
आई मीन अगर आप सिराते मुस्तकीम देखिए में जी, चलें तो ये मिल जाए। देखिए क्वेश्चन ये है कि हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, ठीक है? तो हर बंदा खुद अपना जवाब दे है। मैं तो अपना ही जवाब दे सकता हूँ, बाकियों का तो नहीं पता कि वो उनका कोई जैकपॉट लगा है। हो सकता है वो हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो, उनकी उनको इसलिए ज़्यादा मिलते हों, या हो सकता है कि उनकी कीमत ही ज़्यादा हो, वो हम इतनी कीमत ही ना रखते हों। तो ये कई फैक्टर्स हो सकते हैं। नहीं ये तो खैर आप मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता जो आप कह रहे हैं, आप कैसे नफसी से काम ले रहे हैं। आपने जंप क्यों नहीं लिया? आई मीन आप एक ही इदारे से इतने अरसे से वाबस्ता हैं, आपने कोई जंप यार क्यों नहीं लिया? पता बात क्या है, बात होती है सेटिस्फेक्शन की, कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। जिस दिन मैं सेटिस्फाइड नहीं ना होऊंगा, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। इदारा छोड़ देंगे? हाँ, दारा छोड़ दूंगा अगर मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मेरी खत्म हो गई। तो जब तक मुझे आज़ादी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे मामलात ठीक चल रहे हैं, तो फिर नहीं। आई रिमेम्बर आपने एक बार दुनिया न्यूज़ का मैं रुख उस किया था। जमाने में मेरा इख्तलाफ हुआ था, जी। तो इख्तलाफ की वजह से छोड़ा था, और नहीं कोई वजह थी, वो मेरी एक प्रमोशन का मामला था। तो उस हवाले से वो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही थी, अब नहीं मिल रही फिर थी। मिल गई। नहीं, फिर मैंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में गया, हम्म, और फिर जब वो मिल गई तो मामला ठीक हो गए। फिर वापस आ गए। जी, मैं समझता था कि मेरिट की और मेरे साथ ज्यादती है वो। तो सुहेल साहब एक कॉलम लिखने का हम्म। कितना मुआवजा लेते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं तरीका। वो एक हमें लमसम उसी में सब कुछ है, उसी में कॉलम है, उसी में प्रोग्राम है, उसी में सब कुछ है। कोई अलग अलग से आजकल तो मल्टीटास्किंग है, आपको पता है। वो नहीं रहा कि भाई आप इस चीज़ के इतने दें, इस चीज़ के इतने दें। कुछ लोग तो किसी के हक में कॉलम लिखने के भी पैसे लेते हैं। ठीक है, उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते। जस्टिफाइड है सर? देखिए, अल्टीमेटली तो सवाल ये है कि क्या वो प्रोफेशनल डेफिनेशन पर और एथिकल जो डेफिनेशन है उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। अगर वो एथिकल और प्रोफेशनल डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं पूरे उतरते तो फिर जाहिर है मुनासिब नहीं है। सर वो एथिकल और प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या है जिस पे पूरा उतर के आप किसी से कॉलम का मुआवजा ले सकते हैं? जिससे ये बू आए कि इसमें पैसे हैं, वो अनएथिकल है। और आप तो एक बड़ा मारूफ शो भी करते हैं और उसकी लाखों में व्यूवरशिप है, एक दिन जियो के साथ। और मारूफ सनतकार, शोबिस के लोग, चोटी के सियासतदान, कभी किसी से पैसे भी लिए आपने? नहीं जी, हमारा तो बड़ा सिस्टम है। हमारा चैनल बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, आपको पता है। हमारे यहाँ एक कमेटी है जो लोगों के नाम फैसला करती है। उसमें मैं भी नाम प्रपोज करता हूँ, वो भी करते हैं, हमारी मैनेजमेंट भी कई दफ़ा करती है। तो उसमें हम फैसला करते हैं कि किसका प्रोग्राम होगा, और जो डिस्कशन होती है उसमें ये भी होता है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, व्यूअरशिप कैसी होगी। तो जब सारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मेरा तो उसमें कोई इस तरह से रोल नहीं होता कि मैं आई एम द सोल डिसाइडिंग फैक्टर। एक बार पाकिस्तान में भी मीडिया गेट आई थी, आपको याद होगा। इट वाज बैक इन 2014 आई गेस। और मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के मालिक हैं, उनसे मंसूब एक खबर सामने आ गई और डॉक्यूमेंट्स भी आए कि इस सहाफ़ी ने इतने इतने पैसे और इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसमें आपका भी नाम था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर मलिक रियाज साहब गलत साबित हुआ और मलिक रियाज साहब ने लिख के दिया वहाँ पे कि ये हमारे लेटर हेड पे किसी ने फेक जो है वो नहीं, वो डिटेल्स तो दे ना दी। कोई बैंक अकाउंट था, ना कोई वो एक वेबसाइट थी जाली, वो वेबसाइट भी बाद में बंद हो गई। वो तो सारा ही एक फेक न्यूज़ पहली पाकिस्तान में वही आई थी। और उसमें उन्होंने कोई कोई पार्टी छोड़ी नहीं थी। तहरीक इंसाफ के हामी भी, इधर के जर्नलिस्ट भी, उधर के जर्नलिस्ट भी, सबको शामिल कर दिया था। तो बेसिकली उसका मकसद जो था वो हासिल हो गया कि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको अटैक करना था, और वो हासिल हो गया। राइट। कई लोग अब भी वो चढ़ा देते हैं कि वही वाली, कोई पता नहीं कितने साल हो गए हैं अब भी उसी का जवाब दे रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुआ। जो देने वाला था उसने साबित किया, बैंकों ने लिख के दिया इस नाम के कोई अकाउंट्स ही नहीं है। ठीक है, वो सारे हम लोग खुद पेश हुए, हमने सबने कहा कि अच्छा भाई बताओ किधर है, तो कुछ भी नहीं। पर लेकिन जाहिर है यहाँ पाकिस्तान में
इल्ज़ाम लगाना बड़ा ही आसान हो गया है, ठीक है। तो किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दें इसने ये किया है, हर बंदा फ़ौरन बिलीव कर लेगा कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, क्योंकि हमारे हर के अंदर जो है एक नेगेटिव बंदा बैठा हुआ है, और उस नेगेटिविटी को हम बढ़ा रहे हैं खुद अपने अंदर की। इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है, एक नेगेटिव है। बदकिस्मती से हमने अपने नेगेटिव जो एलिमेंट है उसको बहुत बढ़ा दिया है और पॉजिटिविटी को बहुत कम कर दिया है। इसलिए हमें हर बंदे में बुराई नजर आती है, हालांकि हर बंदे के अंदर अच्छाई भी है, देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो हमें ज्यादा बुराइयां अब नजर आती हैं। आज भी जब आप कॉलम लिखते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं या किसी प्रोग्राम में तज्जिया दे रहे होते हैं तो लोग राय कायम कर लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब मियां नवाज शरीफ के या नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उनके हक में बात करते हैं। फिर जब आप इमरान खान के घर पे को 3 बार होके आते हैं, जमान पार्क जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान से बात करो। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि इमरान खान के बहुत करीब हो गए हैं या इन्होंने जो है वो कल्टी खाई है या डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये क्यों होता है सुहेल वड़ाइच साहब? नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि हमें तो, हम जितने लोग हैं, हम जमहूरियत का एक समर है मीडिया। अगर जमहूरियत ना हो तो मीडिया आज़ाद नहीं हो सकता। तो इस हवाले से हमारा पॉलिटिक्स के साथ, हम जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉलिटिशियन से राब्ते रखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनका नुक्ता नज़र जानें। तो इसलिए हमें उनके करीब भी होना पड़ता है, उनकी राय भी जाननी पड़ती है। लेकिन मेरा हमेशा ज़ाती तौर पर मैं अपने ये रहता हूँ कि मैं कभी भी किसी शख्सियत का असीर नहीं रहा, और किसी भी पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन नहीं है। हाँ, किसी की पॉलिसियाँ बाज़ मुझे अच्छी लगती हैं, बाज़ बुरी लगती हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आई वॉज अमंग दी 14 जर्नलिस्ट जिनको वो जंग से निकलवाना चाहते थे। वो रिकॉर्ड पे है, वो टेप सैफुर रहमान साहब की, शकील साहब ने उसको रिलीज़ किया था, जिसमें मलिया लोधी, महमूद शाम, मैं और बहुत से लोग थे, ठीक है। तो फिर जब वो मार्शल लॉ लगा, वो जद्दा चले गए, तो आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट हु इंटरव्यूड हिम। फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बहुत मुश्किलात हमें रहीं, मैंने किताब लिखी गद्दार कौन, उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, कई दफ़ा एजेंसियाँ, लेकिन जब वो इक़्तिदार से निकले तो जियो से लड़ाई थी। आई वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू लंदन एंड इंटरव्यूड हिम। इमरान खान जब अपोजिशन में होते थे, इससे पहले वाले में, तो मैं कॉलम लिखता था कि इमरान खान को आने दो, इमरान खान मिडिल क्लास का नुमाइंदा है। जब वो हुकूमत में आए तो क्या बतौर साफ़ी मेरा हक नहीं था कि मैं उन पर तनकीद करता? मैंने की, डट के की, और अब भी जो हुकूमत होगी मैं डट के करूँगा। अब भी कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब पे। मैंने ही ये कॉलम लिखा था, पार्टी इज़ ओवर, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, और जब इमरान खान थे तो मैंने लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है। और अब भी जब ये हुकूमत कमज़ोर होगी और मुझे अंदाज़ा होगा जब मेरा, तो मैं लिखूंगा कि भाई ये जाने वाले हैं। तो बुनियादी हमारा साफियों का, हम कोई पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारा काम आवाम से जुड़ा हुआ है, हमने उनको इतलात देनी है। और जब इतलात देनी है तो आपको सियासी लीडरों से भी मिलना है, अपनी राय का भी इजहार करना है, और उनकी राय को भी लोगों तक पहुंचाना है। अब ये आप इसको अच्छा फरीजा समझ लें, बुरा समझ लें, लेकिन हम आग से खेलते हैं, और जब आग से खेलते हैं तो आग तो जलते हैं, कोई हरज नहीं, इल्ज़ाम लगे, कोई बात तो नहीं। जब किसी एक से मिल रहे होते हैं तो दूसरा नाराज नहीं होता? यानी होते अगर आप हैं, इमरान खान से मिलेंगे तो नवाज शरीफ साहब तो नेचुरली नाराज होंगे। होते हैं, लेकिन क्या करें। ब- मैं नवाज शरीफ साहब से भी लंदन में मिला, मैंने जाके उनसे कहा कि आप इंतकाम का दायरा बंद करें, उस दिन से वो मेरे से नाराज हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ होता रहता है, कोई जब ऐसी जब बात से पाकिस्तान आए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरे नहीं हुई। नाराज हैं अभी भी? नहीं, तकरीबात में हुई है मुलाकात, लेकिन कोई वन टू वन मुलाकात नहीं हुई। इन दिनों आपसे खुश कौन है? सबसे मैं ज्यादा खुद खुश अपने कौन? आप से मैं पॉलिटिकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद खुश हूं कि मैं ठीक लिख रहा हूँ। जब सब नाराज हो ना, जी तो जी जी जी, एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल ठीक लिख रहे आप ठीक जा रहे हैं, तो इन दिनों हैं। इसका मतलब सबको नाराज किया हुआ है आपने। नहीं, नाराज नहीं, जो जो वक्त गुजरता जाता है ना, आपका दिल करता है कि मैं अपना दिल खोल के रखता हूँ, हम्म। मैं सब सच लिखता हूँ,
तो जाहिर है सच, मेरे बारे में भी कोई सच कहेगा तो मुझे भी गुस्सा लग जाता है। हम ऐसे ही हैं सारे। सुहेल विनायक साहब, सच कहना हम्म, और सच लिखना ये कितना आसान है? मैं इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दूंगा। हम्म, आपने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा और उसमें लूमड़ और बारासिंगा के जो इस्तारे और तशबीहात और तमसीलात हैं वो इस्तेमाल की गई, और उसके बाद वो जंग की वेबसाइट से हटा दिया गया। तो इस पर्सपेक्टिव में सच लिखना और सच कहना कितना आसान है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ कि कोई नाराज होता है तो होता रहे, ठीक है। जब इमरान खान साहब और बाजवा साहब एक पेज पे होते थे, उस ज़माने में मेरी ये किताब आई थी कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो आपको पता है वो किताब के टाइटल पे कितनी तकलीफ हुई थी और वो किताब ही उठा ली उठा गई ली थी। गई थी। तो ये हर दौर में हमारे साथ तो होता रहा है। लोग माजी भूल जाते हैं और एक पर्टिकुलर वाकया उन्हें याद रहता है। ये तो हमारा तो दौर जनरल ज़िया से शुरू होता है। जब जनरल ज़िया ने मेरी ट्रांसफ़र तौसा करवा दी थी, मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता था, ठीक है। मैंने एक खबर दे दी थी कि उनके जो समधी हैं डॉक्टर बशारत इलाही, उन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं। तो इट गोज़ बैक क्वाइट अ लॉन्ग। जंगल के बादशाह को आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया? पता नहीं आया नहीं आया, लेकिन जाहिर है हम तक तो जो रिएक्शन यही पहुंचा है कि नहीं पसंद आया। यही वजह है कि इदारा भी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। जाहिर है हम सारे लोग पाकिस्तान में अभी, अदारे भी हमारे, हम खुद भी, इंडिविजुअल्स भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे हम सहाफ़ी हों, हम अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि हम जो ताकतवर तबकात हैं उनका बोझ बर्दाश्त कर सकें। कोई हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होती, ना लीगल ना कुछ। जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हम लोग तो अपने घर से बाहर निकलें, कोई हमें एक बंदा भी रोक के अ, हमें कुछ कह दे तो हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाता हमें। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उसको किसी न किसी तरह निभाएं। ये मुआशरा तो ऐसा है ना कि प्रेस पे पाबंदियां लगाएं तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आप पॉलिटिशियन को जेल में भेज दें तो कोई उसका इस्तकबाल नहीं करने जाता। जज कोई पावर्स दैट बी के खिलाफ फैसला दे दे तो उसके घर लोग जाने से कुतराते हैं। फौज के अंदर कोई जो है अपने सरबराह से उसकी कोई नाराजगी हो जाए तो लोग उसके घर को विजिट करना छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हम सिर्फ ताकतवरों के साथ हैं, हम सिर्फ पॉपुलर के साथ हैं। हम इख्तलाफ करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनको बिल्कुल यका तनहा छोड़ देते हैं। ये इब्न रुशद हो या जितने भी आज तक हमारे यहाँ जिन लोगों ने भी इख्तलाफ किया है सोसाइटी की मेजॉरिटी से या सोसाइटी की ताकत से, उनके साथ यही सलूक हुआ तो इस माहौल में मीडिया कितना सच लिख रहा है? है। मैं समझता हूँ कि इस माहौल में भी रिलेटिवली अपने फर्ज से और अपनी मकदूर से ज़्यादा ही काम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों के अंदर शोला भड़क जाता है, सहाफत का शोबा, सच का शोला। तो वो बावजूद के हर तरफ दबाव होता है, लेकिन वो शोला उन्हें चैन नहीं लेने देता। इसलिए आपको जा बजा वो सच कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। सिर्फ आंख होनी चाहिए। अगर आपकी आंख और आपके कान जो हैं वो झूठ की तलाश में है तो झूठ मिल जाएगा। अगर आपकी आंखों में तड़प है सच जानने की तो वो भी पाकिस्तान में हर जगह आपको मिल जाएगा। किसी सहाफ़ी ने चिड़िया रखी हुई है, किसी ने कबूतर रखा हुआ है, किसी की चुड़ैल है। आपके पास क्या है जो खबर लेके आता है? मेरे पास तो कोई ऐसा आला नहीं है। मेरे पास तो आप जैसे दोस्त हैं जो बातचीत करते हैं और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई क्या क्या होने वाला है। और इत्तेफाक ये है कि चूंकि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ आज तक इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी किसी के स्कैंडल में हिस्सेदार नहीं बना, तो 1985 के बाद से जितनी हुकूमतें आई हैं उनमें कोई ना कोई मेरा दोस्त ज़रूर हुआ है, ठीक है। और कुछ आज तक जितनी अपोजिशंस आई हैं उनमें भी अपने दोस्त रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई हुकूमत की कोई फैसले हो रहे हों तो हमें ना पता हो, अपोजिशन के कोई फैसले हो रहे हैं तो हमें ना पता हो। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी दोस्तियां कमाई हैं, मफाद नहीं कमाए।
तो इसलिए हर चीज़ क्योंकि हम में सच जानने की तड़प है और ये भी तड़प है कि सच को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह मुसब्बल असबाब है, हम हमारे तो असबाब नहीं है, तो वो असबाब पैदा कर देते हैं। ज़िलुर भाई साहब, जहाँ खबर लाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, प्लेयर से मिलना पड़ता है, वहीं कुछ नादीदा क़ुव्वतों से भी मुलाकातें, क़ुरबतें, यारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। सर गुजारिश ये है कि मैं बहुत अरसे तक ये इस बात पर कामिल यकीन रखता था, हमारा जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट था उसके मुताबिक के नहीं मिलना एजेंसियों के लोगों से और ना इनसे कोई राब्ता रखना। लेकिन फिर 2011 से लेके जो 2014-15 था उसमें बहुत तकालीफ आई, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा। बहुत तकालीफ आई और ज़िंदगी जो थी वो दोबर हो गई। और वो जब भी मैं प्रोब करता था तो पता चलता था कि वो तो मुझे जानते ही नहीं है, जो भी उनके जहनों में है वो बिल्कुल गलत है। यानी जो भी उन तक चीज़ें पहुंचती थी, जो भी वो मेरे बारे में तसव्वुर करते थे, मुकम्मल गलत होता था, लेकिन वो उस पर बिलीव करके मुसलसल एक्शन करते थे और जो थी निजी ज़िंदगी, प्रोफेशनल ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, शायद मिलने से बहुत सी गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूं कि जहां अगर कहीं मुलाकात का मौका मिले तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊं और अपना मौक़िफ़ उन तक पहुंचाऊं और उनका मौक़िफ़ भी सुनाऊं। आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट हैं, जो इस वक्त फील्ड में हैं, उनके लिए भी यकीनन ये मशले रहा हाँ, होगी। मैंने बताया कि मैं पहले जो हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, हम अपने और एजेंसियों के दरमियान एक दीवार पे यकीन रखते थे। लेकिन जूं-जूं एजेंसियों की मुदाखलत इतनी बढ़ गई कि अगर आप वो आपको जानते ही नहीं है, आपके ख्यालात ही नहीं जानते और उनके पास एकतरफा प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं और वो समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। वीगो डाला की इस्तिलाह बड़ी मशहूर है, शिमाली इलाका जात की सैर हो या सॉफ्टवेयर अपडेट की बात हो। कैसी मुश्किल आप पे कभी हुआ कि किसी ने आपको उठाया हो और बहुत दूर ले गए हो नहीं, इस और हद तक जाके तो आपको नहीं, डराया धमकाया इस हो? हद तक तो नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट्स वगैरह जो है, टेलीफोन टेपिंग, धमकियाँ, गालियाँ, मशवरे हमदर्द बन के, ठीक है, तो ये होता रहा सारा कुछ। सख्त से सख्त बात क्या फेस की है आपने जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार बहुत मुश्किल हो गया है और शायद मैदान सहाफत बहुत ये उस कोई ज़माने में ये जो मैंने फूलों की आपको ये जर्नी। 3-4 साल बताए हैं ना, वो बहुत मुश्किल थे कि हर वक्त लोग पीछे होते थे। जब मैं घर नहीं होता था तो नॉक करते थे, टेलीफोन घर पे आते थे और वो बहुत मुश्किल ज़माना था। और अब तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बड़ा कोई कमाल का आदमी, तो सच्ची बात है मैंने किया भी कुछ नहीं था। हम्म। यानी कोई होता है ना कि मैं कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा था, कोई उस जमाने की कुछ भी नहीं था। पता नहीं किसके झूठ पे उन्होंने ये सारा किया हुआ था। इमरान खान पे तनकीद करना उनको पसंद नहीं था। नहीं, ये उससे पहले की बात है। हाँ। ये कंटिन्यू किया इमरान खान साहब से, 2011 से शुरू था। हम्म। तो पता नहीं क्या था मसला, तो ये नहीं आज तक समझ आया। सिलवटे साहब, आपने लिखा कि अभी जो करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं यानी जनरल आसिम मुनीर, ये जनरल बाजवा से बहुत मुख्तलिफ हैं। जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा से किस तरह मुख्तलिफ हैं? ये वो मैंने कॉलम में जितनी मेरे पास मालूमात थी मैंने लिख दी, क्योंकि मैं तो जनरल आसिम मुनीर से आज तक मिला नहीं, मैंने तो उनको सिर्फ टीवी पे देखा है। जनरल बाजवा से मैं 2-3 दफ़ा मिला था, मैंने उनकी बाजवा डॉक्ट्राइन पे एक पूरा आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल बड़ा उस ज़माने में फेमस या नोटोरियस जो भी कह लें हुआ था। तो इसलिए उनके बारे में तो मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके ख्यालात सुने थे, उनकी बातें सुनी थी। तो इनका मैं तज्ज़िया इसलिए नहीं कर सकता कि मैं कभी उनसे मिला ही नहीं, मैंने तो उनको सिर्फ टीवी पे सुना है। तो टीवी पे सुनने में तो सारे सुन रहे होते हैं, उसमें तज्ज़िया करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तासुर है कि जनरल आसिम मुनीर मीडिया शाये हैं या हाँ, नहीं, वो मिलते ही नहीं सहाफ़ियों है, से मिलते नहीं हैं? किसी से नहीं मिले अभी तक। कुछ चंद एक से हो सकता है मिले हों। तो
अब लेकिन उन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं किया मीडिया से। आपको इंटरेक्शन का इश्तियाक है जनरल आसिम मुनीर से? जी, जो भी पाकिस्तान के लोग फैसले कर रहे हैं उनके बारे में ज़रूर इश्तियाक होता है कि आप हम उनकी शख्सियत पे उनको जानें कि वो कहाँ से फैसले करते हैं। और चुनाचे जो बाजवा डॉक्ट्राइन मैंने लिखी थी, उससे बहुत से लोगों को, जनरल बाजवा को और उनके डॉक्ट्राइन को समझने में मदद मिली। ठीक है, मुझे खुद बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन बाजवा डॉक्ट्राइन को पढ़ पढ़ के चलाई है। ठीक है, जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन पर भी कुछ लिखेंगे कभी? आपको लगता है ये अगर भी कोई डॉक्ट्राइन रखता है? अगर कोई मौका मिले तो तब ना, अगर हम सब दरवाजे ही बंद हो हम्म, तो हम देखिए, हम जो मीडिया के लोग हैं, हमें तो तब भी पता चलता है ना कि कोई हमें एक्सेस दे, हमसे बात करे। अदरवाइज तो देखो, अगर दरवाजे ही बंद हो तो आप तो फिर तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। तो वो जो मैंने लिखा था कि वो मुख्तलिफ हैं, वो जो लोग मुख्तलिफ उन्हें मिलते हैं, ये मैंने उनकी बातों से वो सारा तैयार किया था कि मुख्तलिफ जो लोग उन्हें आज तक मिलते हैं वो सारे ज़्यादा पॉलिटिशियन ही हैं ज़्यादातर, तो उनकी बातों से मैंने अखज़ किया था। सिल्वर भाई साहब, जो बात मैं आपसे सीखता हूँ या मेरे जैसे और बहुत से लोग आपसे सीखते हैं, वो सवाल को फ्रेम करने का हुनर, सवाल करने का हुनर, सादगी का लिबादा पहनाने का हुनर, और उसके अंदर बहुत मुश्किल से मुश्किल तर सवाल भी आप बड़ी आसानी से कर देते हैं, जिससे कम से कम सामने बैठे हुए शख्स को गुस्सा नहीं आता है। ये सवाल कैसे फ्रेम किया जाता है? मतलब सवाल फ्रेम करना इंटरव्यूअर को इंटरव्यूअर बनाता है। तो जो कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट हैं उनको क्या मशवरा देंगे? क्या देखिए टेक्निक है जो आपके पास देखिए, है? टेक्निक एक तो यह है कि कभी सवाल लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो फिक्रों का। मैं तो कोशिश करता हूँ कि एक फिक्रे का सवाल हो। मतलब असल महारत यह है कि आपका सवाल कितना छोटा है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि उस सवाल, इतने थोड़े फिक्रों में, इतने थोड़े अल्फाज में आपने वो कंटेंट डालना है कि जिससे उससे कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाए। तो इस टेक्निक पे काम करना चाहिए। मैंने, क्योंकि मुझे टीवी जर्नलिज्म नहीं आती थी, मैं तो इसमें नवाइस था, तो जब मैं टीवी पे आया तो मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मुझे सवाल बनाने आते थे, क्योंकि मैं पहले से प्रिंट जर्नलिज्म में था और इंटरव्यू करता था। तो मेरी स्ट्रेंथ उस वक्त टीवी हरगिज नहीं थी, मेरी स्ट्रेंथ सवाल थे। तो इसलिए मेरा प्रोग्राम चल गया कि मेरे सवाल पावरफुल थे। हालांकि मुझे टीवी पे तो बात करनी भी नहीं आती थी उस ज़माने में, मुझे तो ये भी नहीं पता था कैमरे की तरफ देखना है कि नहीं देखना। तो बुनियादी बात यह है कि इसका प्रोफेशनल आर्ट है ये, सवाल करना और फिर सवालों को जोड़ना, कि किस तरह से ये यहाँ तक बात हुई है, अब यहाँ क्या सवाल करना है। तो वो काफ़ी, मैंने इस पे काफ़ी पिछले 30-40 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए, तो इस पे काफ़ी मैंने मेहनत की है कि कब सवालों का रुख मोड़ना है, कब सख्त सवाल करना है, कब उसको सॉफ्ट करना है, कब अब टाइम आ गया है कि अब ज़र्ब लगानी है। तो ये काफ़ी मैंने सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं, सारी ज़िंदगी सीखने का अमल तो जारी रहता है। देखिए, आपने इब्तदा प्रिंट मीडिया से की, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अभी जो नो आमूज एंकर्स हैं या नए नए लोग आ रहे हैं, देख के कभी कभी कुड़न भी होती है, खुशी होती होगी, कभी कभी दिल जलता भी है जब सवाल से ज़्यादा तज्जिया होता है और फिर तज्जियाकार से आप कहते हैं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है? लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनको भी कबूल करें, जो नहीं पसंद उसको भी कबूल करें। मुआशरा सारा आपकी मर्ज़ी का तो नहीं हो सकता, ना सारे जर्नलिस्ट आपकी मर्ज़ी के हो सकते हैं, ना सारे पॉलिटिशियन आपकी मर्ज़ी के हो सकते हैं। तो दिल हमें बड़ा रखना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो फिर भी आप उसके साथ गुज़ारा करते हैं। तो ऐसा ही है, देखिए एक्सेल तो उसने ही करना है जिसने अपनी प्रोफेशनल जो एक्सीलेंस है उसको अचीव करना है। बाकी बुलबुले होते हैं, जो बुलबुले सोसाइटी में आते रहते हैं, वो बुलबुले, लगता है कि ये बुलबुला बहुत बड़ा है, फिर हम देखते हैं कि वो बुलबुला अचानक फट जाता है। लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूटी है और जिसके अंदर एक प्रोफेशनल स्ट्रेंथ हो, जिसके अंदर उसके पीछे एक ताकत हो मुताले की, ऑब्जर्वेशन की,
ठीक है, और उसके अंदर कोई आपके अंदर मैलिस ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका काम, चाहे वो जो है बड़े बड़े फार्म हाउस ना बनाएं, चाहे बड़े बड़े फिश फार्म ना बनाएं, जहाज ना लें, लेकिन चलता रहता है। तो हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे ही, ठीक है, हमारी जिंदगी भी बड़ी मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हु इज योर फेवरेट जर्नलिस्ट? मैं पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं, मुझसे बॉब वुडवर्ड मेरा बहुत फेवरेट है। उसकी कोई किताब ऐसी नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो, और उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ये वही है जिसने वाटरगेट स्कैंडल वाटरगेट, ब्रेक किया था, अमेरिकन। जिसने बुश एट वार लिखी है, जिसने ओबामा वार्स लिखी है। तो वो जिस तरह से अमेरिकन सिस्टम को के अंदर से खबरें लाता है वो। फिर एक और अमेरिकन जर्नलिस्ट है रॉन सिस्कन, वो भी बड़ा मेरा फेवरेट है। वो एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्टिंग करता है और उसकी लीक्स लाता है। तो ये दो मेरे फेवरेट हैं। पाकिस्तान में कोई भी जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि उस मयार का नहीं है? नहीं नहीं, बहुत, हमसे तो बहुत अच्छे ही हैं सारे, लेकिन मैं फॉलो उनको करता हूँ। जो एंकर्स हैं, एंकर्स में कोई आपको लगता हो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा नहीं, एंकर? जितने भी इस वक्त विकेट प्राइम टाइम शो कर रहे हैं, हामिद मीर हैं, वसीम अब्बासी हैं, मलिक नदीम मलिक साहब हैं, और भी अपना कामरान शाहिद साहब हैं, ये सारे सक्सेसफुल हैं। जाहिर है इनके शोज देखे जाते हैं, अच्छे सवाल करते हैं, अपने शो को बनाते हैं, मेहनत करते हैं ये सारे। लेकिन जाहिर है हर एक से व्यूज़ का इख्तलाफ भी रहता है, हर एक के स्टाइल से भी इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है। तो अगर आप मेरा आइडियल पूछें तो वो मैंने आपको दो ठीक। बता दिया। सुलेमान साहब, आपने नवाब अकबर बुगटी का इंटरव्यू किया, आपने प्रेसिडेंट मुशर्रफ का इंटरव्यू किया, आपने मियां नवाज शरीफ का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू किया। आ, आपके इंटरव्यू बहुत से सनतकारों का, शोबिस के फनकार, आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा है? देखिए, मेरे अंदर को तो कोई पुरानी रूह बैठी हुई है, तो मुझे पुराने पुराने लोग जो थे ना वो बड़े पसंद थे। नवाब अकबर बुख्ती, वली खान, अजमल नवाबजादा खटक, नसरुल्लाह। नवाबजादा नसरुल्लाह। नवाबजादा साहब के साथ तो मेरा बहुत तल्लुक़ खातर था। हर रोज़ की मेरी उनके साथ सिटिंग थी। हर रोज़ मैं उनके पास जाता था, खाना हम इकट्ठा खाते थे, और हर साल मेरे घर तशरीफ़ लाते थे। अ, यहाँ हम खाने की दावत करते थे। और फिर जब वो उन्होंने जो दौरा किया आखिरी, उसमें भी मैं बैरून मुल्क उनके साथ था। तो जो कश्मीर कमेटी का उन्होंने दौरा किया उसमें भी मैं उनके साथ था। तो जो है वो, उनसे तो मैंने बहुत सीखा, नवाबजादा नसरुल्लाह। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी मेरा बहुत तल्लक रहा, नवाज शरीफ साहब से भी बहुत तल्लक था, अब भी है मेरी तरफ से। तो इमरान खान साहब को भी हम 30 साल से कवर कर रहे हैं, उनसे भी बहुत मिलना जुलना, अपने, वो अपने तसुरात, हम अपने तसुरात, जो है इतना हमारा राब्ता था कि देते थे एक दूसरे को। तो जितनी भी पॉलिटिकल फील्ड के लोग हैं, क्योंकि हमारा भी फील्ड वही है, तो इसलिए हमारा इंटरेक्शन तो इन सबसे रहता ठीक। रहा है ना पिछले 30-40 साल में। तो वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। किसका इंटरव्यू बहुत मुश्किल था? मुश्किल वो होता है, वो लोग जो बहुत ही सच बोलने से घबराते हैं, हम्म। तो उनको, वो फिर आपको डबल जवाब देते हैं हर चीज़ का, तो उनके अंदर घुसना ज़रा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सियासतदान है जो सच बोलने से घबराता है? नहीं देखिए, हमारी टेक्निक्स है ना, होता यह है कि हर कोई शख्स सच बोलने से घबराता है। मैं भी अपने अंदर का सच शायद ना बोलूं, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा मेरे पे जादू करें कि मैं बोलने पे मजबूर हो जाऊं। तो हम कोशिश तो करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जादू करें कि अगर ये नहीं चले तो इस बात पे चल जाए, तो किसी ना किसी बात पे चल नहीं, जाता है। जाहिर आपके पास तो मंत्र है, लेकिन आपको मंत्र पढ़ने में जिस पे बहुत दुश्वारी हुई हो, कि जो आपके उस मंत्र में आ ना रहा हो। नहीं, हो जाता है कभी, खासकर वो लोग जो सॉफ्ट नहीं होते, जो अग्रेसिव होते हैं। क्योंकि मेरी शख्सियत में एग्रेशन नहीं है, तो मुझे जो अग्रेसिव आदमी को डील करना ज़रा मुश्किल लगता है। जनरली कोई भी अग्रेसिव आदमी हो तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि उसको कैसे डील करूं।
हर बंदे की अपनी शख्सियत है, तो मैं एग्रेशन वाले बंदे से घबराता हूँ ज़रा। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस में बहुत एग्रेसिव कौन है मेरे साथ तो कभी कोई नहीं हुआ, जितने भी मेरे साथ सर? इंटरेक्ट करने वाले हैं, कभी कोई हो भी जाए तो मैं जवाब ही नहीं देता। आपको इंटरव्यू करना भी मुश्किल है सुहेल बड़ाई साहब। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि आपसे उगलवाना और आपको इंटरव्यू करना भी खासा टेक्निकल काम है। नहीं, जाहिर है मैं भी इसी तजादुस्तान का हिस्सा हूँ। देखिए, अब बहुत सारे एग्रेसिव से लेके सॉफ्ट हार्टेड पॉलिटिशियंस को आपने इंटरव्यू किया, उसके साथ ही अदाकारा नरगिस, नरगिस से लेके दीदार, दीदार से लेके मॉडल कंदील बलोच, कंदील बलोच से लेके अब महक मलिक तक आपने शोबिस की जिन अदाकाराओं और फनकाराओं के साथ इंटरव्यू किया है, तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, देखिए मुझे तो ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद है कि मैं उसमें से सीखता हूँ कि जब आप किसी शोबिस की फनकारा से इंटरव्यू करेंगे तो सवाल को कैसे आपने उसके सामने फ्रेम करना है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो जो हालिया इंटरव्यू आपका महक मलिक का बहुत अच्छा लगा और मैंने 2-2 3-3 बार उसको बार-बार रिपीट करके सुना। लेकिन बहुत से लोग उस पे एतराज़ करते हैं कि यार ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं कि उसकी टाँग पे टैटू बना हुआ है तो आप वो भी पूछ रहे हैं। फिर वो अपने बेड से सो के उठी हुई है तो आप वो भी दिखा रहे हैं। और आई मीन इस तरह के सवाल लोग एतराज़ करते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब ये क्या कर रहे हैं? ये व्यूज़ लेने के लिए करते हैं आप? नहीं, देखें, पहली तो बात यह है कि अ, अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं समझता हूँ मेरी गलती है, मान लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि जर्नलिज्म है क्या। पहली तो बात है कि हम में से हर जर्नलिस्ट अपनी आज़ादी की हदूद तक महदूद नहीं रहना चाहता। हम कोशिश करते हैं कि उस आज़ादी को थोड़ा सा खुला करें, जितना कर सकते हैं, जितनी सोसाइटी इजाज़त देती है, जितनी लाज इजाज़त देते हैं, कि अगर हम उसी तक महदूद रहे तो फिर तो कभी ना सहाफ़त ग्रो करेगी, ना कुछ नया जन्म लेगा। कुछ नया करने के लिए आपको थोड़ा सा फील्ड से बाहर निकलना पड़ता है, और ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, फिल्म के मैदान में हो। ये नहीं हो सकता कि आप उसी खास ग्राउंड के अंदर रह के अच्छी शॉट खेलें, आपको बाज़ औक़ात अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर पैमरा है, अगर एक भी इखलाक बाख्ता लफ्ज़ हो तो आपको नोटिस आ जाता है। कोई इखलाक बाख्ता लफ्ज़ नहीं है, कोई भी। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो लोग खंबे में सेक्स तलाश कर लेते हैं, यहाँ तो मंटो के लफ्ज़ काली शलवार में भी उन्हें सेक्स की बू आती है, तो उस जहन का क्या करें। सवाल तो यह है कि अगर जहन के अंदर प्रॉब्लम है तो उन्हें फिर सवाल भी ऐसे ही नजर आएंगे। भाई, क्या एक बंदा अगर ये कहे कि मेरे अंदर रूह औरत की है, तो क्या उससे ये सवाल ना पूछा जाए कि फिर आपको मर्द कैसे पसंद है? आप बताएं, उससे क्या पूछा जाए? क्या ये प्रोफेशनल सवाल नहीं बनता था? क्या उसने पहले इंटरव्यूज में ये एडमिट किया हुआ था कि मेरे 2 इससे पहले इश्क नाकाम हो चुके हैं या इश्क रहे हैं? तो वो क्या थे? तो देखें, बहुत मुझे इज्जत है महक मलिक की, हर शख्स की, चाहे वो किसी भी जेंडर से तल्लुक़ रखता हो, और मुझे अपने प्रोफेशनल लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो भी बड़े इज्जतदार हैं। लेकिन बात यह है कि 2 चीज़ों पे एतराज़ हो रहा है, उस पे जो आया चीज़। एक तो जी, महक मलिक का इंटरव्यू क्यों किया? भाई, क्या हम जर्नलिस्ट, जो सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ है वो श्रीलंका के सबसे बड़े टेररिस्ट का था, जिसको कई इनामात मिले। तो दुनिया में जो इंटरव्यूअर है वो तो डाकू का भी इंटरव्यू करता है, चोर का भी करता है, तवाइफ का भी करता है, ट्रांसजेंडर का भी करता है, हीरो का भी करता है, विलन का भी करता है, जेल के अंदर बंद डाकू का भी करता है। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल का जवाब है। और दूसरा ये सवाल है कि भाई, आपने ऐसे सवाल उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों किए? तो क्या आप सारे सवाल मेरी मर्जी के कर रहे हैं? क्या आपसे मैं ये हक छीन लूं कि आप अपनी मर्जी का सवाल नहीं कर सकते, तो आप मेरा इंटरव्यू खाक करेंगे? फिर तो मेरा कसीदा पढ़ेंगे ना। तो कसीदा तो जर्नलिज्म नहीं है। और अगर मैं आपकी मर्जी के मुखालिफ सवाल कर रहा हूँ या सवाल आपको अच्छा ना लग रहा हो, हाँ। नागवार गुजर रहा हो, तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। तो क्या महक मलिक ने आपसे शिकायत मौके पे की थी कि आपने ये जो सवाल किया है ये सवाल ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है? क्योंकि बाद में मीडिया में पब्लिकली तो वो बहुत शिकायत कर रही थी,
मौके पर भी कोई शिकायत ऐसी की गई थी? नहीं, जब मैंने सवाल किया तो कोई शिकायत नहीं की। पहले उसने कहा कि मैं ज़रा मुख्तलिफ हूँ, तो वो तो हमें हर बंदा ही कहता है कि मेरे से ये सवाल, तो फ़र्ज़ करें कोई अगर कह भी दे, तो देखें, मैं जब हम किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं ना, तो मैं उस बंदे का कोई एजेंट नहीं होता, मैं पब्लिक का एजेंट हूँ, मैं अपने प्रोफेशन का एजेंट हूँ। मैंने हर वो चीज़ पूछनी है जिसके मेरा पूछने का हक हासिल है, ताकि मैंने उसके पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों के सामने रखनी है, नेगेटिव भी रखनी है। ये मेरा प्रोफेशनल हक है। जिस तरह आप अपना प्रोफेशनल हक इस्तेमाल करते हुए मेरी तनख्वाह पूछ रहे हैं, मेरे से हर वो चीज़ पूछ रहे हैं जो हो सकता है शायद मैं ना बताना चाहूँ आम जिंदगी में, लेकिन आपको मैंने हक दिया हुआ है ना कि आप पूछें। इसी तरह जब कोई बंदा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो तो उसको ये हक देना पड़ता है। इट इज पार्ट ऑफ एथिक्स। महक मलिक ने आपको इंटरव्यू देने के पैसे लिए थे? नहीं, हम ना किसी को पैसे देते हैं ना किसी से लेते हैं। बहुत ज़्यादा मशहूर है कि सुहेल वड़ाई साहब जब किसी का इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो खाना जो है वहाँ से खाना तनावुल कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नहीं, खाना तो देखो, लंबी अगर चौड़ी अगर डिशेस और खान ये सब अगर चीज़ें रखी खाने हुई का, तो अगर आप समझें कि भाई खाने के हम पैसे दें या उससे पैसे लें, तो वो हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में ये तो रिवाज नहीं है। आप जिसके घर जाते हैं वो चाय पानी खाना तो वो आपको देता है। अगर कोई दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी दे तो कोई बात नहीं। तो तब हम ये अपना मंगवा लेते क्या हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जब आपने इमरान खान का इंटरव्यू किया था तो इमरान खान साहब आपके, क्योंकि हमने देखा ना कि इमरान खान साहब खाना खा रहे हैं, आप साथ बैठे हुए हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है, आप मेज़बान के साथ खाना खाते हैं, मौजूद होते हैं, तो इमरान खान साहब के साथ ऐसा नहीं था। नहीं, इमरान खान साहब ने जो नाश्ता किया था वो तो उन्होंने अकेले ही किया था। ठीक है, वो जो नज़र आ रहा है वो वैसा ही है। लेकिन उसके बाद हम जब मियांवाली जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक ड्राइवर होटल पे खाना खाया था। वो भी तस्वीरें आपको मिलती हैं कि जो ट्रक अड्डा होता हाँ, है। ट्रक अड्डा है, वहाँ चारपाई पे लेटे हुए हैं, मैं साथ बैठा हुआ हूँ। वहाँ उन्होंने ही खाना खिलाया था। पैसे खान साहब ने दिए जी, खान साहब ने, उनके साथ बंदे थे, उन्होंने दिया। थे? इसका क्या मतलब है सुहेल वड़ाई साहब? नहीं, उनके साथी थे ना, तो स्पॉन्सर्स थे? उनके नहीं, हो सकता है उन्होंने दिए हों उनको। ठीक। यानी इमरान खान के बारे में तासुर ये है कि वो कोई, उनका कोई नहीं, देखिए, दस्तरखान मैं बहुत तो वसी नहीं है। ज्यादा ज्यादा उनके साथ बहुत कोई, मैं तो महफिलों में ही उनके पास गया हूँ। और वो आम तौर पे हमारा मेज़बान कोई तीसरा ही बंदा होता था, तो इसलिए इसका इम्तिहान नहीं लिया। लेकिन जब ये ज़मान पार्क हम उनके घर जाते थे तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब होते थे मेज़बान। उस ज़माने में चाय भी मिलती थी, बाज़ औक़ात खाने का इंतज़ाम भी होता था। तो हो सकता है हर बंदे का तजर्बा मुख्तलिफ है, मेरा तजर्बा मुख्तलिफ हो। सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त जो है बड़ी घुटन ज़दा दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, आम आदमी परेशान है, पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, लोग लड़ झगड़ रहे हैं, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है। ओवरऑल ही क्या आप ये हालात छटते हुए, इसके ऊपर जो गर्द है इस वक्त सोसाइटी के ऊपर छटते हुए देख रहे हैं? मैं तो देखिए बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। कौमों की ज़िंदगी में 4-5 साल कुछ भी नहीं होते। कौमें सैकड़ों सालों में इम्प्रूव करती हैं, सैकड़ों सालों में नीचे जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त गुजर जाएगा और हम बिल आखिर मिडिल क्लास की जो सोच है और जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में जड़ पकड़ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज जो कुछ हो रहा है, शायद किसी ना किसी शक्ल में पहले जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनके थे उनके साथ हो रहा था। मियां नवाज शरीफ पनामा में नाअहल कर दिए गए, काम में रखने, तो आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप समझते जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड, बिल्कुल गलत हो रहा है। पहले भी गलत हो रहा था, अब भी गलत हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सब सीख जाते। मियां नवाज शरीफ ये ना करते जो उनके साथ हुआ है, ना वो सीखे हैं और ना मेरा ख्याल है इमरान खान सीखेंगे कि वो आगे फिर वो ना करें। यही तो बदकिस्मती है कि हम ना तारीख से सबक सीखते हैं ना तजर्बात से सीखते हैं। सर, एट दिस पॉइंट इन टाइम हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एस्टैब्लिशमेंट या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स? मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की चूँकि जड़ें अवाम में होती हैं तो मैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ। ये ठीक है कि फ़ौज बड़ी ताकतवर है, लेकिन अगर सारे सियासतदान मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज को भी कोई और रास्ता नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि जैसे कि उनके सामने झुक जाए। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो फिर 10 साल कम अज़ कम जमहूरियत चली उसके नतीजे में। तो अब भी अगर कोई चार्टर साइन करें, आपस में कोई मुआहदा करें, तो हो सकता है कि कुछ और हमें बेहतर रिलीफ मिल जाए। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो फूट है वो पीडीएम या शहबाज शरीफ ने डाली है।
तो आपको लगता है उनके स्टांस में कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब आना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, उनको रास्ता निकल सकता है इमरान खान के लिए? मेरा ख्याल है निकलेगा। उसकी वजह यह है कि बहरान ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकते। तो ये बहरान इतना बढ़ गया है कि या तो फट जाएगा कुछ ना कुछ, टूट जाएगा कुछ ना कुछ, या हो सकता है रिजॉल्व हो जाए। लोग इस खौफ से कि कुछ होने वाला है शायद सुलह कर लें। दिसंबर में आप सियासी बाजी पलटती भी देख रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है सियासी बाजी तो नहीं पलटेगी, लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत उन फैसलों की जो कॉन्टीन्यूटी है वो बर्दाश्त कर सकेगी। अदलिया के उरूज व ज़वाल पे आपने खासा लिखा है, कॉन्टिन्यूटी की आप बात शायद अक्टूबर को रेफर कर रहे हैं आप, मैं क्योंकि वही ये कह रहा हूँ हुकूमत कि भी देखिए, फोर्सी कर फर्ज रही। करें का फॉर्म 45 47 वाला जी। इशू आ जाता है, बाकी इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट का वाकया आ जाता है, फौज के कंडक्ट का वाकया आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल आ जाता है, उस पर गवाहियाँ तलब कर ली जाती हैं, बैलेट बॉक्स खोल दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि फिर वो सिचुएशन ना रहे जो इस वक्त है। हालात बदल सकते हैं फिर और अदलिया बदलेगी। अदलिया बदलेगी, लेकिन उससे पहले एक कश्मकश होगी ताकतवर और अदलिया के दरमियान, क्योंकि उस कश्मकश में कौन जीतता है इससे ये तय होगा कि चंद साल अब पाकिस्तान में क्या होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो कहता है नॉलेज इज पावर, वो वो कहता है कहता नो, है पावर इज पावर। पावर इज पावर। तो पावर ही जो है बाकी रहेगी, पावर इज देखिए, पावर। आजकल दुनिया में ब्रूटल पावर, जिसको पावर इज पावर कहते जी। हैं, इसको हम अपनी इस्तिलाही जुबान में ब्रूटल पावर कहते हैं। तो ब्रूटल पावर दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हमारे यहाँ चूंकि अभी ऐसा नहीं हुआ, ब्रूटल पावर आज भी ताकतवर है, तो ये एक फैसला कुन मरहला होगा कि ब्रूटल पावर जो है क्या उसकी से चलती है, क्या जो है आइन, जमहूरियत, अदलिया, इसकी बात चलती है, क्या हजूम जो है वो मुनज़्ज़म लोगों पर ताकतवर हो जाएगा। तो ये अभी कश्मकश आजकल जारी है। देखिए इसका नतीजा क्या सर, निकलता अदलिया ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम किया है, मेजॉरिटी ऐसा ही हुआ है। आज अदलिया लगता है ऐसे है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त नहीं है, बिल्कुल उनके सामने आके हेड ऑन कोलिजन कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, देखिए दो इसके भी एंगल हैं। एक तो ये एंगल जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि अदलिया हमेशा उनकी एक स्टैंप, रबड़ स्टैंप रही है, लेकिन एक दूसरा एंगल भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जज को शोहरत का यरगमाली भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जिधर की हवा चले फैसले उधर के होने शुरू हो जाएं। ये नहीं कि एक पार्टी पॉपुलर है तो आप उस पॉपुलैरिटी से डर के फैसले करने शुरू कर दें। ना जज को जबर से डरना चाहिए, ताकतवरों के जबर से, मुक्तदरा के जबर से, ना उसको शोहरत के लालच से फैसले करने चाहिए। उसको सिर्फ आइन और कानून के तहत फैसले करने चाहिए। उनके लिए ये लाजिम है कि आइन के मुताबिक फैसले करें, जो लिखा हुआ आइन है। मर्जी, ज़मीर, ये नहीं है उनके पास चॉइस। और अगर कहीं वो अटकें तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने आइन बनाया था, जब उनकी वो डिस्कशंस हुई हैं, वो किताबों में महफूज है, वो मंगवा के देखें कि ये आर्टिकल जो है इसके बनाने का क्या मकसद था, इसकी क्या तशरीह है, उसको यूज़ करें। अमेरिका में ऐसे ही होता है कि वो हमेशा पूछते हैं फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहते थे। तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने चाहा है वो करें, या फिर वापस पार्लियामेंट की तरफ जाएं कि आज के फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या उससे इख्तलाफ रखते हैं पुराने फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फिर तो हक है। ये जो जजों ने काम शुरू कर दिया ना कि तौहीन अदालत की सज़ा में एक इलेक्टेड करोड़ों लोगों के वजीर आज़म को 3 अनइलेक्टेड जज जो हैं वो घर भेज देते हैं, ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये पीपल्स पावर के खिलाफ है। ठीक है, तो कि आप पहले मेमो गेट में बुला लेते हैं एक प्रेसिडेंट को जिसको इस्तिस्ना हासिल है। क्यों?
क्योंकि उस वक्त मुक्तदरा चाहती थी, और जनरल क्या नहीं चाहते थे। फिर वजीर आजम को खत ना लिखने पर हाँ, डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई। तो ये आप इसी तरह हर असेंबली जो डिसमिस हुई है उसको आपने जस्टिफाई किया, ठीक। तो भुट्टो को फांसी दी है आपने। तो ये सारे जो हैं और आज तक किसी जज को सजा नहीं हुई। कोई जज जेल गया आज तक पाकिस्तान में? सारे जर्नैलों को क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, इंक्लूडिंग जनरल ए.के. नियाजी, इंक्लूडिंग जनरल याहिया खान? वो भाई कोई इस्तिस्ना दो, कोई जो कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। भुट्टो ने या बेनज़ीर भुट्टो ने तो शहादत हासिल की दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए, उसे भी एक गार्ड ऑफ ऑनर दे देते। इमरान खान के दौर में आपने लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी। नहीं, क्या मैंने नवाज शरीफ के दौर में भी ये लिखा था, द पार्टी इज ओवर। वो भी याद करें। आज आप क्या कहेंगे? द पार्टी इज ओवर, यानी कुछ देर बाद क्या कहते अभी हुए पिछले नजर दिनों मैंने लिखा था खिचड़ी पकने लगी, वो पढ़ लें। खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी पकने लगी सर, पक रही है खिचड़ी? पकनी शुरू हुई है। तो क्या देख रहे हैं, कंपनी चल पाएगी अल्टीमेटली? नहीं, अभी देखें, जब तक वक्त ना आए, वक्त से पहले तो बात नहीं की जा सकती ना। देखें, हम लोग जो होते हैं ना, कोई घर बैठ के तो चीज़ें नहीं बना सकते। वो जब चीज़ों को देखते हैं, हालात तब्दील होते देखते हैं, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, उनके अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, उससे कुछ नतीजा निकालते हैं, हालात किधर जा रहे हैं, तो फिर एक तज्जिया निकलता है, वो सही होता है। आज अगर मैं ऐसे ही कह दूं वाइल्ड, तो वो ठीक नहीं होगा। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, सैकड़ों इंटरव्यूज़ आपने दिए होंगे और बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने किए भी हैं। इंटरव्यू देना अच्छा लगता है या इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है? इंटरव्यू देना बड़ा मुश्किल है। कोई पता नहीं कौन सा सवाल कोई कर ले। आई होप कि हमने आपको बहुत मुश्किल में नहीं डाला है। नहीं नहीं, आई होप यू एंजॉयड इट। हर इंटरव्यू ही मुश्किल होता है। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट सर। हाँ हाँ, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा वही होता है जो मुश्किल हो। अगर इंटरव्यू मुश्किल ही ना हो, कोई नई चीज़ ही ना हो, तो वो इंटरव्यू क्या हुआ? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ थे। आई होप यू एंजॉयड इट। हमने कोशिश की है कि सुहेल वड़ाइच साहब की जो पिन्हा खाने हैं वो भी निकाल के आपके सामने रखें, इनके जर्नलिज्म, इनकी ज़ाती ज़िंदगी, इनके इंटरव्यूज, सब कुछ वी ट्राइड आवर बेस्ट। आई होप आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। RTS से दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।